अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऑनलाइन एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। स्कूल बंद है लेकिन आपकी पढ़ाई जारी है। ऑनलाइन में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चों, आप लोगों को मज़ा आ रही है इसमें? हम लोग आज यस। साइंस का लेसन पढ़ने जा रहे हैं। साइंस का हमारा लेसन जो पहले आधा हो चुका है उसको हम कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, साइंस का लेसन जो हमारा पहले आधा हो चुका है उसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, रिव्यू कर लेंगे। ओके, ऑल ऑफ यू सी योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर जो है 73 पर देखेंगे आप लोग। हमारा यहाँ तक हो गया था पढ़कर। 73 पर हम लोग आज जो है वो एनिमल सेल और प्लांट सेल, इसके बारे में स्टडी करेंगे। एनिमल सेल और प्लांट सेल में कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं और क्या क्या चीज़ें होती है और उसका काम क्या है, ये हमको देखना है आज, राइट? स्टार्ट विथ एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल। ओके, सो बच्चों देखिए आपका टेक्स्ट बुक पेज नंबर 73। There are two main type of cells, animal cells and plant cells. These cells consist of various system of membrane bound cell organelles. अंदर उसके बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। प्लांट सेल हैव अ डेफिनेट शेप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। इसको अंडरलाइन करेंगे। प्लांट सेल में जो है वो डेफिनेट शेप होता है क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, सेल वॉल होती है, राइट? और एनिमल सेल्स जो होता है उसमें सेल वॉल नहीं होती है। सो प्लांट सेल हैज डेफिनेट शेप बिकॉज ऑफ सेल वॉल। उसमें सेल वॉल होती है जिसकी वजह से उसका जो है वो डेफिनेट शेप होता है। Besides, unlike animal cells, plant cells contain सिंगल लार्ज वैक्यूल। उसमें बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, दिख रहा है ये इतना बड़ा वैक्यूल होता है, खालिया बोलते हैं इसको। वही एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। देखो, ऑल दिस सेल्स आर नोन एज यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल यानी जिसमें न्यूक्लियस होता है ना? इसमें न्यूक्लियस है, देखो इसमें भी न्यूक्लियस है ये वाला, और इसमें भी न्यूक्लियस है ये वाला, है ना? ये दोनों भी न्यूक्लियस है, राइट? तो उसको क्या बोलते हैं, जिसमें न्यूक्लियस होता है उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। जिसमें न्यूक्लियस होता है उसको बोला जाता है यूकैरियोटिक सेल। ये याद रखेंगे, यूकैरियोटिक सेल यानी जिसमें न्यूक्लियस होता है। द सेल हैज 4 मेन पार्ट। सेल के मेन 4 पार्ट होते हैं। ओके, द सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनल्स। ओके, सेल वॉल यानी बाहर की जो वॉल होती है उसको बोला जाता है सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन होती है सेल वॉल के बाद में, और उसके अंदर जो होता है पूरा लिक्विड जैसा होता है उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म, और उस लिक्विड में जितनी भी चीज़ें होती है उसको बोला जाता है सेल ऑर्गेनल्स। सो सेल हैज़ 4 मेन पार्ट्स, राइट? सेल वॉल, अब सेल वॉल में क्या होता है, हाँ हम लोग देखेंगे अभी प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स। सो सेल वॉल के अंदर क्या होता है ये अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। सेल वॉल, द सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल। सबसे बाहर की जो कवरिंग होती है उसको जो बोला जाता है वो सेल वॉल बोला जाता है। ओके, अब ये सेल वॉल क्या करती है, इट प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल। हाँ, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि सेल वॉल जो होता है वो सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। ये पहला डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल का। सो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल। ओके,
तो हम लोग अभी देखने की कोशिश करेंगे कि ये प्लांट सेल और एनिमल सेल्स जो है वो किस तरह से दिखाई देते हैं। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ओके, आपकी स्क्रीन पर मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पर। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो यहाँ पर आपको ये पिक्चर जो है बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, प्लांट सेल और एनिमल सेल आपके टेक्स्ट बुक में भी है। यहाँ पर आपको दिखेगा ये जो प्लांट सेल दिखाई दे रहा है सबको अच्छे से। हेलो हेलो। यस मैम। ओके, सो ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। अब दोनों में फर्क आपको ध्यान देकर देखना है। ओके, प्लांट सेल में जो होती है और एनिमल सेल में बेसिक जो है वो कितनी चीजें होती है, 4 चीजें होती है। सबसे पहला जा क्या बताया हमको, 4 मेन पार्ट्स। पहले तो सेल वॉल होती है, लेकिन सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है। एनिमल सेल में देखो सेल वॉल नहीं है, दिखाई दे रहा है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। फिर उसके बाद में जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर, ये देखो दिखाई दे रहा है, ये जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल्स में भी होती है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सिर्फ सेल वॉल नहीं है। उसके बाद में क्या होता है, अंदर का जो ये पूरा ग्रीन कलर का जो लिक्विड दिखाई दे रहा है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। क्या है ये, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। हाँ, साइटोप्लाज्म दोनों में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है। सिर्फ सुनेंगे आप लोग, अभी कुछ बोलेंगे नहीं, हाँ। तो साइटोप्लाज्म होता है और फिर सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स यानी ये सारी जो चीजें दिख रही है ना, ये सब जो है वो अलग अलग नाम दिए हुए, देखो इसको राइबोसोम है, गोल्गी वेसल्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, फिर वैक्यूल है, फिर ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। ये सारी चीज़ें जो है वो क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारी चीज़ें जो है वो इस साइटोप्लाज्म के अंदर तैरती रहती है। साइटोप्लाज्म जो है वो एक सेल के अंदर जैसे पानी है वैसे होता है ये साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर सारी चीज़ें ये अंदर होती है, राइट। उसके बाद में एनिमल सेल्स में भी आपको वैसे ही दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे एनिमल सेल, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ जो बता रही हूँ आप लोग देखेंगे, ओके। कोई पॉइंट आउट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम बाद में देखेंगे पॉइंट आउट किसको करना है, क्या करना है वो। अब एनिमल सेल्स में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एनिमल सेल्स के भी साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारी चीज़ें वही, गोल्गी वेसल्स वही है, लाइसोसोम है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर सेल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज है, न्यूक्लियस है, राइट, सेंट्रियोड्स है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो राइबोसोम है। सेम सेम चीज़ें हैं दोनों के अंदर, सिर्फ कुछ चीज़ों का फ़र्क है। सबसे बड़ा फ़र्क है कि इसमें सेल वॉल है, इसमें सेल वॉल नहीं है। दूसरा फ़र्क आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे वैक्यूल कितना बड़ा है। यहाँ पे वैक्यूल्स जो है वो बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं एनिमल सेल्स में, ठीक है। तो आपकी किताब में हम लोग देखेंगे अभी, यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया होगा कि एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में क्या क्या है वो। तो टेक्स्ट बुक में हमारे क्या लिखा हुआ है वो देखेंगे अभी हम लोग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगला होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो अभी हमने देखे ना सेल वॉल के अंदर होती है वो, इट इज अ काइंड ऑफ थिन कवरिंग, पतली कवरिंग होती है। इट इज एक्सट्रीमली डेलिकेट एंड फ्लेक्सिबल। इट इज अ आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द एनिमल सेल, राइट। एनिमल सेल्स की यह आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वही आउटर मोस्ट कवरिंग है एनिमल सेल की, उसमें सेल वॉल नहीं होती है। लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। अगला है साइटोप्लाज्म, द लिक्विड
part in the cell present around the nucleus is called cytoplasm. It occupies the space between the plasma membrane and nucleus. पूरा न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जगह ऑक्यूपाई करता है. सेल ऑर्गेनल्स आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो पूरे बिखरे हुए, स्कैटर्ड यानी बिखरे हुए होते हैं. अब सेल ऑर्गेनल्स क्या क्या है? सेल ऑर्गेनल्स हम अभी मैंने जो नाम पढ़ी, दीज मेनली इंक्लूड्स द न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, lysosome, mitochondria, vacuoles, plastids, etc. प्लांट सेल कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट. और एक चीज प्लांट सेल में होती है, क्योंकि प्लांट ग्रीन कलर के होते हैं इसलिए उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है. एनिमल्स ग्रीन कलर के नहीं होते इसलिए उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है. So which are the common components of plant and animal cells? कॉमन कंपोनेंट्स कौन से हैं? एक तो न्यूक्लियस होता है प्लांट सेल में, देखेंगे हम लोग फिर से हमारा इसमें प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल्स में कॉमन चीज़ें क्या क्या चीज़ें हैं वो भी हम लोग देखेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस दोनों में भी है कॉमन, उसके पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में भी है, उसके बाद में लाइसोसोम्स दोनों में भी होते हैं, ठीक है. उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, राइट. उसके बाद में गोल्गी बॉडीज दोनों में होती है. तो ये सारी चीज़ें जो है वो दोनों में होती है. बाकी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ प्लांट सेल में एक्स्ट्रा चीज़ क्या है? सेल वॉल है एक्स्ट्रा, और क्लोरोप्लास्ट एक्स्ट्रा है. क्लोरोप्लास्ट जो है वो आपको एनिमल सेल में दिखाई नहीं देगा, और सेल वॉल जो है वो दिखाई नहीं देगी. दूसरी वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल में बड़ा होता है, वैक्यूल जो है वो एनिमल सेल में बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं. तो ये जो है आप लोगों को देखना है कि कॉमन चीज़ें जो है वो दोनों में क्या क्या है. उसके बाद में हम लोग देखते हैं अभी आगे. द न्यूक्लियस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल. ये आपको याद रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल कौन सा है सेल का? न्यूक्लियस. जैसे ब्रेन होता है ना हमारे बॉडी में, वैसे सेल का ब्रेन जो है वो न्यूक्लियस है. दिस इज अ पोरस डबल मेम्ब्रेन अराउंड इट. उसमें पोर्स होते हैं, खड्डे खड्डे होते हैं. द न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल फंक्शन ऑफ द सेल. न्यूक्लियस जो है वो पूरे फंक्शन जो है वो सेल के कंट्रोल करता है. जैसे हमारा ब्रेन हमारे बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करता है वैसे ही. द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ स्प्रॉलिंग नेट लाइक ऑर्गेनल्स. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो नेट के जैसा ऑर्गेनल्स है. इट फंक्शन इज टू मेक नेसेसरी चेंज इन द प्रोटीन प्रोडक्शन. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? प्रोटीन को बनाना, प्रोटीन प्रोडक्ट करता है, प्रोटीन प्रोडक्शन करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय राइबोसोम्स एंड सेंड देम टू गोल्गी बॉडीज. वो बनाता है प्रोटीन और गोल्गी बॉडी को भेजता है. गोल्गी bodies are made up of several flat sacs. Their function is to proper distribution of protein. गोल्गी बॉडीज क्या करती है? उसके अंदर जो एंजाइम होती है वो प्रोटीन के अंदर मिक्स करती है और वो पूरा उसका प्रपोर्शन में वो सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करती है. अगला होता है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स आर ऑर्गेनल्स विथ डबल आउटर कवरिंग. एज माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी हाउस बोला जाता है बॉडी उसका सेल का. दे आर कॉल्ड एज पावर हाउस, एनर्जी हाउस या पावर हाउस ऑफ द सेल. ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. क्योंकि वो सेल के लिए पावर बनाता है, एनर्जी बनाता है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? पावर हाउस बोला जाता है. The chloroplast in plant cell carry out the function of the photosynthesis. सिर्फ प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है. तो ये क्लोरोप्लास्ट क्या बनाता है? प्लांट के अंदर जो है वो क्या बनाता है? फोटोसिंथेसिस के जरिए फूड बनाने का काम करता है.
हाँ, फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है क्योंकि वो ग्रीन कलर का होता है। और वैक्यूल्स क्या करते हैं? थ्रो आउट वेस्ट प्रोडक्ट। वैक्यूल्स जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर फेंकने का काम करते हैं। अब देखो हम लोगों के इसमें एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग नंबर 1 नंबर 2 करते हैं, इसलिए हमारे बॉडी के अंदर वैक्यूल्स नहीं होते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो नंबर 1 नंबर 2 नहीं करते हैं ना, इसीलिए उन लोगों के बॉडी के अंदर इतने बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, राइट। वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर स्मॉल whereas there is only one large vacuole in the plant cell। प्लांट सेल में एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है जिसके ज़रिए क्या करते हैं वो अपना जो भी कचरा होता है या जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो उससे वो थ्रो कर देते हैं बाहर, बॉडी के बाहर थ्रो कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो यहाँ पे मालूम पड़ रहे हैं। हमारा पिक्चर जो हमने देखा यहाँ पर सेल्स का, उसमें सबके अलग अलग काम है, कौन कौन क्या क्या काम करता है। जैसे न्यूक्लियस जो है वो पूरे ये जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है ये सबको क्या क्या काम करना है उसके ऊपर कंट्रोल करने का काम जो है वो क्या करता है? न्यूक्लियस करता है। उसके बाद में होता है न्यूक्लियस से चिपक के होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस से चिपक के जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, देखो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? प्रोटीन बनाने का काम करता है। क्या बनाने का काम करता है? प्रोटीन। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाजू में बिल्कुल होती है गोल्गी बॉडीज। ये गोल्गी बॉडीज के देखो ये ऐसे पैकेट होते हैं, पैकेट। ये पैकेट्स के अंदर क्या करता है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसने जो प्रोटीन बनाया ना वो इस गोल्गी बॉडीज में भेज देता है। और ये गोल्गी बॉडीज क्या करती है? उसके अंदर पहले से एंजाइम होती है। वो एंजाइम जो है वो इस गोल्गी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने भेजी हुई प्रोटीन के साथ में मिक्स कर देता है। और मिक्स करने के बाद में वो क्या करते हैं? हमारे बॉडी के अंदर जितने भी पॉइजनस चीज़ें जो आती है ना, टॉक्सिन चीज़ें जो आती है, उनको ये लोग क्या करने का काम करते हैं? ख़त्म करने का काम करते हैं। तो ये लोग इनके अंदर जो भी लिक्विड बनता है वो लोग किसको भेजते हैं? वो लाइसोसोम को भेजते हैं। ये लाइसोसोम है ना, उसको भेजते हैं। ये लाइसोसोम क्या करता है? वो जितने भी अंदर हमारे बॉडी के अंदर सेल के अंदर जितनी भी गंदी चीज़ें कचरा चीज़ें जो भी आती है ना वो सब कचरे को डाइजेस्ट करने का काम करता है। और ये गोल्गी बॉडीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ कचरे को क्या करते हैं? सेल के बाहर फेंक देने का काम करते हैं। सेल से उन लोग बाहर उसको फेंक देते हैं। तो इस तरह से ये सारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं ये काम करते हैं। और इन सब को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ये न्यूक्लियस करता है, ठीक है। इस तरह से सेल के अंदर सारा काम चलते रहता है। तो देखते हैं अभी आगे हमारे लेसन में क्या दिया हुआ है। हाउ डू द सेल एक्वायर्स डेफिनेट शेप? बोलो जल्दी से, सेल का डेफिनेट शेप किसके कारण से होता है? सेल का डेफिनेट शेप जो होता है वो किसके कारण से होता है? अभी हम लोगों ने देखे यहाँ पे दो सेल जिसमें एक का बहुत डेफिनेट शेप है और इसको डेफिनेट शेप नहीं है। तो ये डेफिनेट शेप किसकी वजह से हुआ, उसको किसकी वजह से मिला है? बोलो जल्दी। सेल को डेफिनेट शेप किसकी वजह से मिल रहा है? सेल सेल वॉल। वॉल। यस, सेल वॉल की वजह से मिल रहा है। सो हाउ आर सेल प्रोटेक्टेड? तो सेल को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? ये बाहर की जो कवरिंग होती है जिसका नाम क्या है? सेल वॉल है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जैसे इसके अंदर होती है वो क्या होती है? एनिमल सेल्स में होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर कवरिंग। तो आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल हमारे सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। व्हाट आर द नीड ऑफ सेल? ये सेल की ज़रूरत क्या है? सेल को क्या ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है ना। सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है और सेल को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। ओके, व्हाट इज़ मेंट बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसको बोलते हैं? जो हमारी आँखों से नज़र नहीं आते, हम अपनी आँखों से उनको हम देख नहीं सकते।
ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म. द ऑर्गेनिज्म विच वी कैनॉट सी विथ आवर नेकेड आईज आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Categorize the following organisms into two groups according to their size. अब देखो साइज के हिसाब से हम लोग कैटेगराइज करेंगे. अमीबा को हम लोग आंखों से देख सकते हैं क्या? बोलो, अमीबा को हम लोग आंखों से देख सकते हैं? नहीं। नो. हम लोगों ने पिछले साल देखे थे ना, कवर स्लिप लगा के मैंने स्लाइड से आपको माइक्रोस्कोप में बताई थी अमीबा, है ना. सो अमीबा जो है वो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है. पैरामेशियम भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी. हम लोगों ने वो प्रैक्टिकल बुक में भी लिखे थे पैरामेशियम और अमीबा के बारे में. तो पैरामेशियम भी हमको हमारी आंखों से दिखता नहीं है. यूग्लिना भी हमारी आंखों से नहीं दिखता है. लेकिन स्नेल हम देख सकते हैं. स्नेल यानी जो सीप के अंदर से कीड़ा निकलता है ना, उसको बोलते हैं स्नेल. एलिफेंट को भी हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं. पिजन को देख सकते हैं. कुछ वर्म्स होते हैं, कीड़े बारीक होते हैं लेकिन हम उनको देख सकते हैं. तो ये जो अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लिना, ये सब जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. यानी इनको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते. इनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. इसलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है. और ये जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं इनको बोला जाता है मैक्रो ऑर्गेनिज्म. मैक्रो, MAC, हाँ, मैक्रो. और जिसको नहीं देख सकते हैं उसको बोला जाता है माइक्रो. माइक्रो यानी हमारी आंखों से जो नज़र नहीं आता है, माइक्रो. ठीक है, जो हमारी आंखों से हम नहीं देख सकते हैं माइक्रो, और जो देख सकते हैं वो मैक्रो. We have learned that there are countless living organisms on the earth. हम गिन भी नहीं सकते इतने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी ज़मीन के ऊपर, है ना. बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी ज़मीन के ऊपर, हम उनको देख भी नहीं सकते, इतने हैं. Of these, the organisms which cannot be seen with our eyes but can only be observed under the microscope are called as microorganism. देखो माइक्रोऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है. अकरेंस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म. अब माइक्रोऑर्गेनिजम्स कैसे हमारे यहाँ पे मौजूद कैसे हैं वो देखते हैं. अकरेंस यानी मौजूद. माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस इन द एयर. हमारे अतराफ में, एयर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. वाटर में है, सॉइल में है, फूड में है, सीवेज में है, गार्बेज में है. हर जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. एज वेल एज इन द बॉडीज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स. प्लांट और बॉडी के अंदर भी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंक्लूडिंग ह्यूमस. Some microorganisms are solitary. That is, they live singly. Solitary यानी अकेले रहते हैं. Example, amoeba, paramecium. Whereas some live in colonies. और कुछ लोग जो है वो कॉलोनीज में रहते हैं, एक ग्रुप में रहते हैं. क्या हुआ? लिव ऑन द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर रहते हैं, यानी गंदी चीज़ों पे रहते हैं, कचरे के ऊपर रहते हैं, इस तरह से रहते हैं. तो यहाँ तक आप लोगों को लेसन समझ में आ गया अच्छे से? यस मिस. अच्छा, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में समझ में आ गया. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी Yes, हम जिनको अपनी आंखों से देख नहीं सकते, राइट? नहीं सकते. ओके. अब यहाँ पे हम लोग आगे का लेसन जो है वो बाद में करेंगे कि कितने टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और कैसे हैं. तो ये लेसन का अगला पार्ट हम लोग अगली बार करते हैं. यहाँ तक कि आपको लेसन समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, यस मिस, समझ में आ गया. ओके. तो यहाँ पर हम लोग जो है वो लेसन जो है वो स्टॉप कर देते हैं.
हमारा अगला लेसन जो है वो अगली बार होगा इंशाल्लाह। हम लोग अगला लेसन में ये लेसन जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। ओके ओके, अल्लाह Okay. हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मिस। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।